विकास, ये वाला टॉपिक वाला आप लोग अपना सिलेबस में देखिए क्या है। देखिए तो सतत विकास, मिला टॉपिक में? हाँ सर मिला है, सतत विकास मिला है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है उसमें? कॉन्सेप्ट एंड इंडिकेटर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है वो कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना है, वही ना? हाँ सर। और उसके बाद की संकेत, मतलब क्या चीज से हम लोग डिनोट करेंगे, इंडिकेट कैसे करेंगे कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है, यही ना? हाँ सर। हाँ, तो वही उसके बाद क्या है, आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय धारणीयता, यही है ना, इंग्लिश में है इकोनॉमिक सोशल एंड इन्वायरमेंटल। हाँ, उसके बाद है सर पीटी में क्वेश्चन था सर सेम। हाँ, उसके बाद है आपका हरित जीडीपी की अवधारणा, और उसके बाद है भारत में सतत विकास की रणनीति और नीति। तो अगर कहा जाए पूरा जो टॉपिक है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही टॉपिक है, ठीक है ना? हाँ सर। तो सतत विकास क्या है बताइए थोड़ा, आप लोग भी पढ़े हैं इतने दिन से। सतत विकास वही डेवलपमेंट होता है ना, जो तीन तरह से होना चाहिए, इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंट। हाँ, तो अगर हम लोग को ये सब भी नहीं पता, हम लोग मान के चलिए हम लोग को कुछ नहीं पता इकोनॉमिक, सोशल या इन्वायरमेंट, तो हम लोग फिर साधारण भाषा में क्या कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? अगला पीढ़ी के लिए भी मतलब कि कुछ बचा के रखना, या तो अगला पीढ़ी के लिए कुछ खत्म ना करके जाना। हाँ, बाकी संसाधन का इस तरीके से दोहन हो कि आने वाले फ्यूचर में भी उसको यूज किया जा सके। सुरेश आप भी कुछ बोल दीजिए। वो सेम सर, जो मतलब फ्यूचर के लिए भी सही रही। तो सेम नहीं बोलना है, अपने तरफ से भी वही बोलना है, अगर सेम है तो अभी वो सेम जो रोशनी जो बोली कि मतलब जो फ्यूचर को देखते हुए मतलब सबको करना चाहिए। रोशनी जो बोले सही है, और जो सैलेंट जो बोले वो गलत है क्या? आदत जो लेते मतलब जो सुने हैं अभी। अच्छा, जो अभी सुनो उसके पहले वाला नहीं सुने थे। तो सिंपल सी बात है, सतत विकास यही है ना हेडिंग। हाँ सर। विकास का मतलब तो समझ में आ गया क्या है विकास, और विकास और समृद्धि में अभी आप लोग को समझ आना चाहिए कौन सा समृद्धि है और कौन सा विकास। आपके जेब में पैसा बहुत ज्यादा है और आपने किसी एक गरीब परिवार को या गरीब लोगों को मिला तो आप उनको गाली गलौज करने लग गए, तो आप आर्थिक समृद्धि वाले इंसान है या आर्थिक विकास वाले इंसान है? समृद्धि। आपके पास पैसा ठीक ठाक एवरेज है, लेकिन आप सभी को एकदम मतलब समानुभूति मतलब समान मानते हैं, सबके सम्मान देते हैं, तो आपका पोजीशन क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ वाला है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला? डेवलपमेंट वाला सर। तो कौन सा बेहतर है, ग्रोथ या डेवलपमेंट? डेवलपमेंट सर। डेवलपमेंट क्या क्या? डेवलपमेंट। कौन सा बेहतर है? तो एक ही होगा बेहतर, जाहिर सी बात है डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट बेहतर है, लेकिन ग्रोथ के साथ ना होता है वो। नहीं, अगर डेवलपमेंट है तो ये निहित है कि ग्रोथ हुआ है। हाँ। ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट के साथ ग्रोथ है, ठीक ना? ठीक है सर। हाँ, तो इसका मतलब विकास आप लोग को समझ में आ गया आइडिया। अब है सतत मतलब जो आज भी सेम रहेगा, आने टाइम में भी सेम रहेगा, मतलब यहाँ कहीं कुछ मतलब ब्रेक नहीं लगेगा। अगर आज हमारे पास संसाधन है विकास करने के लिए, हमारे पास जो भी संसाधन है, आने वाले जनरेशन में भी वो संसाधन उपलब्ध रहेंगे, यही होगा ना सतत। तो कुल मिलाकर आप लोग जो कहें और आप लोग जो समझे वही है आपका सतत डेवलपमेंट। मतलब ऐसी विकास की प्रक्रिया जिसमें वर्तमान पीढ़ी में विकास
करने के दौरान आने वाली पीढ़ी के बारे में भी सोचना कि उन्हें किसी भी तरीके की संसाधन की कमी के एहसास ना हो। यही है ना, उसके लिए बचाए रखना, यही होगा ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही हुआ ना। हाँ सर। तो ये सबको रट्टा नहीं मानना है कि इसका परिभाषा क्या है, 2 बार 3 बार। अच्छा, ये जो चैप्टर है इसको बार बार रीडिंग करने वाला चैप्टर है। बाकी में भला प्रैक्टिस कीजिए आंसर, लेकिन इसमें ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। जितना बार इसको रीडिंग पड़ेगी उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ में आई कि ऐसी विकास की प्रक्रिया जिसके माध्यम से या जिसके अंतर्गत आने वाले पीढ़ियों के विकास के बारे में या आने वाली पीढ़ियों के विकास के लिए भी हम लोग संसाधन को संरक्षण या सुरक्षित रखेंगे, यही है ना। हाँ, आप जितने बार इसका डेफिनेशन बोलिएगा आपका उतना ही वैरायटी होगा, मतलब एक ही ये में नहीं रहेगा ये इसका परिभाषा। समझ में आ रही है ना। सर क्विक बुक्स में कौन सा चैप्टर में है सर? क्विक बुक्स में इन्वायरमेंट में, क्विक बुक में ये बुक लिया इन्वायरमेंट का, वो नहीं मिला आपको, जियोग्राफी का मिला होगा आपको। हाँ, इन्वायरमेंट का नहीं, इन्वायरमेंट में है क्या सर? क्या हाँ, सतत डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में आपका मिलेगा अध्याय नंबर 18। अच्छा, इसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है ना, मेरे पास है पीडीएफ। ठीक है सर। हाँ, क्विक बुक वाला या फिर बाकी यूपीएससी वाला ये पीडीएफ भेज दूंगा। तो सतत विकास समझ में आ गया। तो अब इसका पहली बार इसका जो ये हुआ है 1980 में हुआ है। कब हुआ है? 1980 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। सबके पास बुक है ना, तीनों के पास? हाँ सर है। हाँ, तो उसमें जो है उसको अंडरलाइन करना है कि इस समिट में पहली बार सतत डेवलपमेंट का परिकल्पना लाई गई थी और ये जो प्रस्तुत किया था वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी के दौरान। वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी TAGY ठीक है ना। इसके तहत पहली बार ये सतत डेवलपमेंट की परिकल्पना आता है, लेकिन 1987 में एक रिपोर्ट आता है। कौन सा रिपोर्ट आता है? ब्रॉन्टलैंड रिपोर्ट। कौन सा? हाँ, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका इसमें एमसीक्यू के लिए। ब्रॉन्टलैंड रिपोर्ट कब आता है? 1987 में। और इसमें एक रिपोर्ट के तहत एक परिभाषित करते हुए आता है कि हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य। और यहीं से फिर हम लोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट की शुरुआत मानी जाती है वास्तविक रूप से। तो यहाँ इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा साझा भविष्य कौन से रिपोर्ट में ये है? ब्रॉन्टलैंड रिपोर्ट कब आया है? 1987 में। ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, समझे। इसमें वही किया गया कि हमारा साझा भविष्य मतलब क्या हो रहा है? सतत डेवलपमेंट का मतलब ही क्या हो रहा है कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन को बचा के रखना है, यही ना। हाँ सर। इतना समझ में आ गया ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या होना चाहिए? कोई अगर एक व्यक्ति है और पूरा वो लालची है तो क्या वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सहयोग कर पाएंगे? नहीं सर। नहीं। नहीं सर। कोई बहुत धनवान व्यक्ति है, वो और धन कमाना चाहता है, तो बाकी लोग को तो कम से कम उसी में वो लोग को क्या कर दे रहा है? निर्धन कर दे रहे हैं। तो आने वाले फ्यूचर के बारे में क्या ही बोल सकते हैं? यही हो रहा है ना। हाँ सर। तो
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अच्छा, इसका दूसरा हम लोग और क्या बोल सकते हैं कि ऐसा विकास की प्रक्रिया जो हमेशा चलते रहे, ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना सतत विकास को। हाँ सर। तो सतत विकास वगैरह जो भी है, तो इनका जो संकेत है जनरली 3 है। कितने इनका संकेत है? 3। और 3 आप लोग का जो हेडिंग है वही संकेत है, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण धारणीयता। ये 3 इनका मेन संकेतक है, इंडिकेटर है किसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। कौन कौन सा मिटा दें? आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय धारणीयता। हाँ, तो इसके लिए शायद मैं आप लोगों को एक फोटो भी भेजा हूँ, ग्रुप में भेजे है ना? जी सर। हाँ। अच्छा, इस टाइप से डायग्राम भी आप लोग को मेंस में बनाना है, ठीक है? इसमें बनाकर इसको फिर क्लोज कर देना है। इससे क्या होता है, नंबरिंग 2-3 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो सबसे बड़ा जो है हम लोग का क्या है? पर्यावरणीय धारणीयता। उसके बाद वाला क्या होगा? सामाजिक, यही है ना? और उसके बाद आर्थिक। तो सतत डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा किसकी अहमियत है? सबसे ज्यादा पर्यावरणीय। हाँ, तो अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा अहमियत या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सतत डेवलपमेंट में किसकी है, ऑप्शन देगा पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक और उपरोक्त में से सभी। तो जहां सबसे ज्यादा बोल रहा है तो किसी एक को करना होगा ना, या तीनों करना होगा? एक को करना होगा, तो पर्यावरणीय बोलेगा। और अगर बोल दिया कि सतत विकास के लिए इनमें से किसकी आवश्यकताएं हैं, या किसकी अवधारणा, या किसके बारे में ये करना है, महत्व है, किसका इंपॉर्टेंस है, सिर्फ किसका बोल देगा तो क्या होगा? तीनों होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो इसलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है कि क्या बोल रहा है, सर्वाधिक बोल रहा है या कितना, या सब, वो इस टाइप से। तो इसलिए क्या होगा, इसका तीनों इंपॉर्टेंस है। तो मान के चलिए अगर पर्यावरण अगर सही से नहीं रहे, मान के चलिए अगर गरीबी है, गरीबी जैसे गरीबी है, और गरीबी या भूखमरी है, तो लोग के जो अनाज है वो अनाज कहाँ से लाएंगे? कहीं कंपनी में मिलेगा या फिर खेत बाड़ी में मिलेगा? वो जमीन में मिलेगा ना, खेती में। तो अगर हम मान के चले अगर सोयल ठीक ना रहे, मतलब मृदा ठीक से ना रहे, और बहुत कम मात्रा में उत्पादन हो रहा है, क्या हो रहा है? बहुत कम मात्रा में उत्पादन हो रहा है। तो उस समुदाय के या उस कम्युनिटी के जो लोग बड़े रईसी हैं, जिनके पास पैसा ज्यादा है, तो ज्यादा पैसा लेकर वो उत्पादन, जो कृषि उत्पादन है, उसको खरीद लेगा कि नहीं लेगा? और चूंकि कम उत्पादन हो रहा है, तो क्या होगा? ज्यादातर वही लोग खरीद लेंगे जिनके पास पैसा है, लेकिन बाकी लोग के लिए क्या होगा? फिर खाने की आपूर्ति में कमी होगी कि नहीं होगी? कमी होगी। तो इसलिए बोला जाता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होना चाहिए? पर्यावरण पर। इसमें पर्यावरण पर एनर्जी वगैरह भी सब आएगा, वायु, जो शुद्ध वायु वगैरह सब इसमें हम लोग को पर्यावरणीय में देखने को मिलेगा। तो समझ में आ गया ना कि आखिर क्यों पर्यावरणीय वाला जो पॉइंट है वो सर्वाधिक इंपॉर्टेंस है। समझे सर? हाँ, एक बार फिर से ये एक्सप्लेन कर दीजिए ना। जो अभी इसमें है कि सतत विकास के लिए जो इंडिकेटर है उसमें पर्यावरणीय धारणीयता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, यही ना? मान के चलिए एक देश कोई भी एक देश है, क्षेत्र है, वहां के मान के चलिए गरीबी है या बेरोजगारी, गरीबी है मान के चलिए, ठीक, गरीबी है। तो जहां गरीबी है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ वहां धनी भी लोग रहेंगे, तभी तो है गरीब ना। अगर सबके पास सेम पैसा हो तो फिर वो गरीबी क्या हो रहा है? सब एक ही जगह पे आ रहे हैं सब,
तो इसकी गरीबी है मतलब अमीरी भी है कि नहीं उस समाज में। भले 1% लोग ही अमीरी हो लेकिन अमीरी है। तो कोई एक क्षेत्र गरीबी है और वहाँ अमीरी भी है, जाहिर सी बात है। और ऐसे में अगर पर्यावरण के घटक जो मृदा है, बाकी एयर है, धूप है, तो इसमें से मान के चलिए मृदा में की उत्पादक क्षमता घट गई है, किसकी? मृदा की। तो वहाँ अनाज उत्पादन क्या होगा? कम हो जाएगा, होगा कि नहीं? होगा सर। कम होगा। और अब क्या है कि कम होगा तो उत्पादन भी कम ही होगा ना। अगर उसकी क्षमता कम हुई तो, मिट्टी की अगर क्षमता कम हुई तो उत्पादन भी क्या होगा? कम होगा। कम होगा कि नहीं? जी सर, जी सर। और समाज में जो लोग हैं वहां पे क्या है? गरीबी है और अमीरी भी है। तो बहुत मतलब मार्केट में डिमांड बहुत है, मार्केट में डिमांड बहुत है, लेकिन क्या है? सप्लाई करने वाले कम है। तो सब डिमांड बहुत है लेकिन सप्लाई जो होगा वो क्या है? कम है। तो ऐसी स्थिति में जो डिमांड करेगा, जो ज्यादा डिमांड, ज्यादा पैसा देगा, उसी को लोग बेचेंगे ना। हाँ सर। तो अगर उसी को बेचेंगे तो बाकी लोग को तब अनाज मिलेगा नहीं। मिलेगा क्या? नहीं सर। नहीं मिलेगा। तो अब क्या होगा? गरीबी से अब वो समाज, गरीबी तो है, साथ ही साथ अब भूखमरी भी वहां फैल जाएगा। फैलेगा कि नहीं फैलेगा? फैलेगी सर। हाँ, तो इसलिए बोला जाता है कि सतत विकास के लिए या सतत डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले पर्यावरण को ठीक करना होगा। ये मान के खाद्यान्न के ये में अब यही चीज कोरोना के टाइम मान के चलिए, जिनके पास पैसा है, ज्यादा पैसे, तो हो सके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर ले लिया हो। लिए हैं कि नहीं? बहुत सारे ऐसे। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या हुआ? जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां लाइन लगा के रखे हैं कि किसके बाद किसको मिलेगा, नहीं मिलेगा इसको। तो ये भी क्या है? पैसा भी कहां से आ रहा है? मतलब जो हेल्थ इशू हो रहा है वो पर्यावरण के कारण ही हो रहा है ना। कि अचानक अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो कुछ ना कुछ हम लोग को देखने को मिल ही रहा है इशू, हेल्थ इशू, है कि नहीं? और उसके चपेट में कौन आ रहा है? पर्यावरण का प्रभाव चपेट सबसे ज्यादा किसको पड़ता है? जो संवेदनशील वर्ग है। संवेदनशील वर्ग कौन आएंगे? गरीबी, हाँ, गरीबी, निर्धनता, महिलाएं, या फिर जो SC ST है, जो समाज के सबसे पिछड़े तबके में रहते हैं, तो वो लोग को सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। भले पर्यावरणीय सभी, पर्यावरण में सभी के लिए वो घातक है, लेकिन सबसे ज्यादा घातक किसके लिए बनता है? जो संवेदनशील वर्ग है, जो समूह है। समझ में आ गया? तो इसलिए बोल रहा है कि सतत डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो पर्यावरण को। समझिए, अगर सतत विकास आपको रखना है समाज में तो पर्यावरण को बेहतर बनाना जरूरी है। समझ में आ गई ना? हाँ सर। समझ में आ रहा है ना? शैलेश, सुरन, अच्छा, सुरेश और शैलन। जी सर। हाँ, तो इसलिए जो तीनों पॉइंट में सबसे बड़ा किसको रखा गया? पर्यावरण, उसके बाद सामाजिक और उसके बाद आर्थिक। समझ में आ गया? आगे चले तो सतत विकास का उद्देश्य क्या क्या होगा बताइए आप, कि सतत विकास कैसे होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, इसका और क्या क्या नाम है बताइए तो? टिकाऊ विकास भी हम लोग इसी को बोलेंगे। कौन सा विकास? धारणीय विकास। हाँ, टिकाऊ और धारणीय। टिका हुआ, सतत हुआ, या जो भी है ये क्या है? एक ही है। तो इसका उद्देश्य क्या होगा? गरीबी को बनाए रखना या गरीबी की उन्मूलन करना होगा। गरीबी का उन्मूलन। गरीबी का उन्मूलन, आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास को बढ़ाना होगा कि नहीं बढ़ाना होगा? होगा सर। समाज में असमानता को कम करना है या ज्यादा करना है? कम करना। असमानता मतलब गरीबी और बेरोजगारी, गरीबी और अमीरी की जो गैप है उसको कम करना है या ज्यादा करना है? अगर जो असमान, तो उसी को बोलते हैं, अगर मान के चलिए अमीरी वाला है और ये गरीबी, ये दोनों के बीच जो असमान है इसी को समाज में असमानता कहा जाता है। तो समाज में असमानता को
कम करना या बढ़ाना है? सतत डेवलपमेंट का लक्ष्य कम क्या? सर। कम। सुरेश समझ में आ रहा है ना? सुरेश जी सर। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। जीवन स्तर को बढ़ाना है या घटाना है? लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड उसको क्या है, बढ़ाना है या कम करना है? बढ़ाना होगा सर। बढ़ाना होगा। मान के चलिए लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड का मतलब यही हो रहा है कि गांव घर में देखिए अगर फीवर आ रहा है, माथा दर्द हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ओझा गुनी के पास ले जाते हैं। उसके बाद फिर भी ठीक नहीं होता तब जाके क्या करते हैं, मेडिकल वगैरह। लेकिन अगर किसी के पास पैसा ज्यादा है और जागरूक है तो ओझा गुनी के पास पाले जाएगा या फिर अपना जो मेडिकल है वहां जाएगा पाले? मेडिकल है। तो क्या होगा कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हिंदी में बोला जाता है जीवन स्तर को क्या करना होगा, ऊंचा करना भी इसका एक उद्देश्य होगा। पर्यावरण को संरक्षण करना है कि नहीं करना है सतत विकास के लिए? करना। करना है। करना होगा। तो सिंचाई वगैरह जो है योजना, क्या हो रहा है, क्या हो सर? पर्यावरण को संरक्षण करना है। पर्यावरण को संरक्षण, तो पर्यावरण का संरक्षण सिर्फ एक बार लिखने से तो नहीं होगा। क्या होगा उसमें फिर? मृदा का संरक्षण करेंगे। मृदा संरक्षण करने के लिए हाँ वन रोपण करना होगा, वनों का संरक्षण करना होगा। खेती बाड़ी को ठीक करने के लिए सिंचाई योजना चलाना होगा, मतलब भारत सरकार को अपने तरीके से। वायु को शुद्ध करने के लिए फिर पेड़ पौधे लगाना होगा ज्यादा से ज्यादा। जो उद्योग है, उद्योग के ऊपर जो धुआं निकलती है उसको, जो पोल्यूटेट होता है उसको वहीं पे छानना होगा। उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, वायुमंडल में रिलीज करना होगा। तो ये सब का ध्यान रखना है कि नहीं? सतत डेवलपमेंट का उद्देश्य होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा। तो इसके लिए क्या आप लोग को बुक पढ़ने की जरूरत थी या अपने आप समझ में आ जा रहा है? समझ आ रहा है सर। आ रहा है। तो अब ये सब इनका उद्देश्य है। तो सतत विकास के लिए शर्तें क्या होगा, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होना चाहिए? उद्देश्य हो गया, संकेतक भी हो गया। संकेतक में वो 3 था जनरली, कौन कौन सा था? आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय। इन्वायरमेंट, और क्या था? कम्युनिटी मतलब सोसाइटी वाला। कम्युनिटी और एक था इकोनॉमिक वाला। इन्वायरमेंट में क्या होगा, यहाँ पे एयर को ठीक रखना है, पेयजल सुविधा ठीक रखना है, और क्या करना है, सोयल ठीक रहना है। कम्युनिटी, समाज में क्या करना होगा, समाज में सामाजिक असमानता को कम करना है, शिक्षा देना है, और क्या करना है, कम्युनिटी में असमानता कम करने, शिक्षा, जागरूकता को बढ़ाना है। बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? इकोनॉमिकली में क्या होगा, सबको रोजगार मिले। प्राकृतिक संसाधन का सबको मिलजुल कर उसको क्या करें, उपभोग करें। लेकिन इतना ये भी ध्यान रखना है कि आने वाले फ्यूचर के लिए भी बचा के रखना है। तो इन्हीं संकेत में से आगे वो सब निकलेगा। मतलब ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से आपके जागरूकता पर आएगा, समझिए। इसलिए 12th में भी पढ़ाया जाता है कि बच्चे लोग थोड़ा इन्वायरमेंट के साथ दोस्ती बना ले। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चूंकि वो टिक मार का क्वेश्चन पूछता तो इसलिए बस रट्टा मार देते थे, वही करते थे ना। हाँ। उद्देश्य में समझ में आ गया क्या क्या इसका? ईवीएस का क्वेश्चन है क्या सर? ये ईवीएस का पार्ट है। हाँ, संकेतक हो गया, उद्देश्य हो गया। अब शर्तें, तो शर्तें क्या होंगे सतत विकास के लिए? शर्त क्या होनी चाहिए, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना होगा कि नहीं? मतलब जो उद्देश्य है उसी को तो शर्त के रूप में आप लिखना होगा ना। हाँ। तो प्राकृतिक संसाधनों का क्या करना होगा,
संरक्षण, संरक्षण, समाज में जो असमानता है उसको कम करना होगा, उसके लिए कौन सा मनरेगा जैसी योजनाएं चलानी होगी। बाकी जो बेरोजगार बच्चे हैं उसको ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाना होगा, हुनर हाट चलाना होगा। ये सब क्या होगा, जो सामाजिक असमानता है उसको कम करने में सहयोग करेंगे कि नहीं। हाँ सर, प्रदूषण रहित विकास हो ताकि पर्यावरण सही से रह सके, जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना है। तो ये सब जितने क्या वो सब शर्तें होंगे, समझ में आ रही ना। हाँ सर, हाँ सर। अगर फिर बोला जाए कि सतत विकास के लिए कुछ नियम या कुछ योजनाएं बनानी होगी, तो इसमें कौन कौन सा पॉइंट है। सतत विकास के लिए अगर कुछ योजनाएं बनानी है, मान के चलिए आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप किसी जिले के एसडीओ बनने वाले हैं या एसडीएम जो भी बनने वाले हैं, और आपको वहां पे सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो इनके लिए आपको कौन कौन सी योजनाएं बनानी चाहिए या कौन कौन सी योजनाओं में आपको प्राथमिकता देनी है। तो कौन कौन सा क्षेत्र में आएगा। जैसे सतत विकास बोल रहा है तो एसडीजी गोल हम लोग को याद रखना है, कितना है टोटल 17 है ना। 17, तो पहला में क्या है, गरीबी। गरीबी, तो गरीबी से संबंधित कुछ योजनाएं, गरीबी से संबंधित योजनाएं आपको याद रखना होगा। तो कौन कौन सी योजनाएं हैं। एक मनरेगा खुद एक योजना है, गरीबी हो या भूखमरी हो उसके लिए है कि नहीं। गरीबी है ना, मनरेगा एक योजना है। पीएम समृद्धि योजना जिसके तहत पीएम स्वनिधि योजना जिसके तहत जो ठेले वाले हैं उन लोग को 10,000 रुपया तक लोन मिल रहा है गरीबी से। और ये करने के लिए और कौन कौन सी योजनाएं चल रही है। मुद्रा योजना, हाँ मुद्रा योजना भी होगा जिसके तहत क्या होगा कि लोग लोन लेकर अपना बिजनेस स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। फिर गरीबी के बाद क्या होगा, भूखमरी। भूखमरी को दूर करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही है। सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब 2013 का। और इस टाइप से बाकी जैसे मिड डे मील, आईसीडीएस प्रोग्राम, और अभी झारखंड में देखिएगा तो कौन सा है, दाल भात योजना, मुख्यमंत्री दाल भात योजना। तो इस टाइप से ये सब योजना को हम लोग को इसमें लिखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और पॉइंट होगा कि समाज में असमानता को कम करना है। तो असमानता को कम करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे गरीबी और बेरोजगारी, गरीबी और अमीरी की जो गैप है, खाई है, उसको पाटने के लिए क्या क्या करना होगा। एक तो ये बोल सकते हैं कि टैक्स थोड़ा बढ़ा दे सकते हैं, या टैक्स अगर नहीं भी बढ़ाना तो कोई बात नहीं, कम से कम जो गरीबी है वो लोग को क्या मुद्रा योजना से लाभ देना होगा, या फिर वो लोग को स्टार्टअप करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। स्किल्स के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कोई अगर कपड़े बनाने वाले बुनकर के घर में पैदा लिए हैं तो उनको बुनकर से संबंधित उसको टेक्नोलॉजी से क्या करना होगा, ट्रेन करना होगा। किसान लोग हैं तो लोग को क्या होगा, खेती बाड़ी के साथ साथ मतलब धान चावल खेती के साथ साथ बाकी खेती में भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि मशरूम की खेती हुआ, हॉर्टिकल्चर मतलब फूलों की खेती करना है, मशरूम की खेती करना है, पोल्ट्री फार्म वगैरह, सुअर पालन वगैरह करना होगा, ताकि क्या होगा ये लोग का भी इनकम बढ़े, है कि नहीं। हाँ सर, अब है कि सतत विकास करने के लिए आपको ऊर्जा ग्रीन ऊर्जा की जरूरत होगा। तो मतलब ऊर्जा, सबको ऊर्जा मिले, और वो भी ध्यान रखना है कि ऊर्जा तो सबको मिले, मतलब सबको इलेक्ट्रिसिटी प्रदान हो, लेकिन ये भी कोशिश करने की जो ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है उससे कम पर्यावरण पर नुकसान पहुंचे। तो ऐसी स्थिति में क्या थर्मल पावर को ज्यादा फोकस करेंगे, या विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी को ज्यादा फोकस करेंगे। विंड और सोलर एनर्जी। हाँ सोलर को हाँ विंड, सोलर एनर्जी। हाँ सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये लोग ये सब को ज्यादा फोकस करेंगे।
तो क्या होगा, ऊर्जा भी हम लोग का क्या होगा, सतत ऊर्जा आ जाएगा। मतलब ये ऊर्जा कभी खत्म होने वाला है क्या? सनलाइट, नहीं सर। हवाएं बहने कभी खत्म होंगी क्या? समुंदर से स्थल और स्थल से समुद्र के आना जाना होते रहेगा। स्थल समीर और समुद्र समीर वाला। नहीं सर। हाँ, तो ये सब क्या है, ऊर्जा के क्षेत्र में। अगर वही अगर जब इसको लिंक करना है तो झारखंड सरकार ने बोलेगा, झारखंड सरकार की नई ऊर्जा नीति के तहत 4000 मेगावाट की क्षमता उत्पादन करने के हम लोग लक्ष्य रखे हैं अगले 5 साल तक। रखे हैं कि नहीं? हाँ सर, 2028 हाँ, तक। उसी तरीके से आप ये भी याद रखिए कि 2070 तक हम लोग नेट जीरो वाले भी हम लोग बनने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, अपने से डिसाइड कर चुके हैं। अमृत, जो उनका अमृत सिद्धांत है, पंच अमृत सिद्धांत, जो ग्लासगो ये में हुआ था, COP26 में। तो ये सब क्या होगा, ये सब यहाँ लिखते जाना है। बोलने का मतलब ये है कि ये टॉपिक जितना भी है आपका नॉलेज बेस ज्यादा काम करेगा कि आपकी जानकारी कितनी है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो इसके लिए आपको हाँ सर। बुक के साथ साथ योजना या फिर कुरुक्षेत्र एक मैगजीन आता है 22 रुपया करके हर महीने का, वहाँ ये सब बेनिफिट मिलता है जो वो सब पढ़ते हैं। तो कभी भी मैगजीन सेंटर जाइएगा तो थोड़ा देख लीजिएगा कि कौन सा महीने में क्या योजना या कुरुक्षेत्र आया है। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? ये देखें ना, इस टाइप से जैसे ये योजना का है, किसके लिए है ये, सुशासन और सुधार। तो जब हम लोग पेपर 4 में रहेंगे, सुशासन पढ़ेंगे, तब वहां इसका हम लोग हेल्प लेंगे। समझे? हाँ, तो इस टाइप से देखते रहना कि कौन सा महीने में कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है, तो वहां इसको ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो शर्तें क्या क्या है समझ में आ गया होगा। तो जो भी तो जो भी चीजें हैं जो सतत रूप से विकसित करे या जो गरीबी है, मतलब SDG जो 17 गोल है, उसके लिए जो जो भी आपका योजनाएं बन रही है या नीति बन रही है, सब हम लोग का सतत विकास में वो आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अरे हाँ कि हाँ। तो इसी को मतलब अलग अलग सेक्शन वाइज करना है कि इकोनॉमी के लिए कौन है। इकोनॉमी के लिए क्या होगा कि संसाधन का सभी पर समान अधिकार मिले, सबको रोजगार मिले, तो सब क्या होगा, इकोनॉमी के लिए वाला में आएगा। कम्युनिटी वाला में होगा कि गरीबी को हटाया जाए, बेरोजगारी को कम किया जाए, रोजगार दिया जाए, ऊर्जा को सतत रूप से प्राप्त किया जाए। तो ये सब क्या होगा, कम्युनिटी मतलब समाज वाला में, सामाजिक वाला में, और इन्वायरमेंट वाला इन्वायरमेंट से संबंधित जितनी है। तो ये सब क्या है, तीनों को अलग अलग करके योजना वगैरह आप पढ़ सकते हैं ना अपने से। हाँ, तो होने से फिर हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है हम लोग का ग्रीन जीडीपी, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन जीडीपी। अच्छा, तो इसमें जो आप लोग को और एक काम करना है, अच्छा अलग से वो हेडिंग है ना, भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उसमें उसको अलग से करेंगे। ग्रीन जीडीपी क्या है बताइए? ग्रीन जीडीपी पॉल्यूशन कम से कम हो। हाँ सर। हाँ, और कुछ? ये वाला टॉपिक है ना, जितना आप इसको बार बार पढ़िएगा उतना बेनिफिट होगा, ठीक है ना? ग्रीन जीडीपी से ये है जिसमें मतलब कि एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं हुआ है, मतलब पोल्यूशन को कुछ इफेक्ट ही नहीं हुआ, जैसे कि सॉइल हो या एनवायरनमेंट हो या तो किसी में भी मतलब नॉइज साउंड किसी में मतलब इफेक्ट ना हो, उसको मतलब बिना छुए हुए भी आपको जीडीपी प्राप्त होता है। हाँ हाँ, वैसे ही होगा। तो इसको आप इस टाइप से भी समझ, वैसे ही होगा। तो आप इसको इस टाइप से भी, हाँ अरे बता रहा हूँ, मतलब आप जो बोले हैं लगभग वैसे होगा, लेकिन उसको थोड़ा देखेंगे किस टाइप से उसको अरेंज करना है।
तो जैसे कि अभी अगर जीडीपी है हम लोग का, मान के चलो जितना भी जीडीपी है, ठीक, एक मिनट, जो जीडीपी है हम लोग का, उस जीडीपी की जितना हम लोग का इकोनॉमी है उसको प्राप्त करने के लिए कितना पर्यावरण में नुकसान हुआ, उसको निकालने की जो कॉन्सेप्ट है उसी को हम लोग ग्रीन जीडीपी कहते हैं। मतलब जीडीपी हमारे राष्ट्रीय इनकम जितना बड़ा है या जितना हम लोग विकास किए, उनमें से अगर हम लोग ये भी देखें कि एक अगर कार्बन उत्सर्जन हो रहा है या अगर कार्बन ज्यादा उत्सर्जन हो रहा है तो पर्यावरण को नुकसान हुआ कि नहीं? हाँ, तो जीडीपी में जब पर्यावरण पर जो नुकसान होता है तो उसको जब हम लोग अलग कर देते हैं तो उसको फिर हम लोग ग्रीन जीडीपी कहते हैं, समझे? हाँ, तो इसका मतलब है कि आपको जीडीपी में जितना हो रहा है उसमें कोशिश करने की कम से कम कार्बन का उत्सर्जन हो। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि अगर कहीं पे, जैसे कि आपको रोड बनाना है, ये आपका सीधा रोड जा रहा है, लेकिन यहाँ मान के चलिए सरंडा का जंगल है। कौन सा जंगल है? तो अब क्या करना है, इसको हम लोग यहाँ से थोड़ा डाइवर्ट कर देंगे तो क्या होगा, पूरा जंगल बच जाएगा। तो ये क्या होगा कि ग्रीन फील्ड रोड भी इसको बोलेंगे। तो अभी सरकार भी ध्यान दे रही है कि जितना हो सके पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे, और यही कारण है कि अभी जितना, अगर जो नितिन गडकरी, उनके आप सुनने होंगे उनकी भाषण में कभी कभी कि हम लोग बोल रहे हैं कि अभी ग्रीन, हम लोग क्या बोलते उसको, क्या अभी बताए थे, क्या टर्मिनोलॉजी दिए थे, ग्रीन रोड क्या बताए थे? अरे अभी क्या बोला था, भूल गए क्या आप लोग भी? तो जो हम लोग का यहाँ से जो इन्वायरमेंट इसको बचाए, इसको हम लोग इस टाइप से ले गए तो क्या हुआ, इसका इनका कार्बन उत्सर्जन अब तो नहीं होगा ना, इसके चलते होगे क्या, क्योंकि हम लोग उसको डाइवर्ट कर दिए। तो सरकार भी अब जितनी भी प्रोजेक्ट चला रही है तो इसी वे में चला रही कि कम से कम इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो। और ये सबसे पहले जो ग्रीन जीडीपी है, ग्रीन जीडीपी सबसे पहले 2004 में चाइना में लाए हैं। कौन लाए हैं सबसे पहले? सबसे पहले ग्रीन जीडीपी, सबसे पहले पूछा जाता है कि ग्रीन जीडीपी की संकल्पना या अवधारणा सबसे पहले कौन से देश ने दी है? तो क्या होगा आंसर? चाइना। ये 2006 में लाए हैं और इसको पहली बार रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है 2006 में। कब? 2006। भारत में ग्रीन जीडीपी के बारे में 2009 से इंटरेस्ट लेना शुरू किए। कब से? 2009। और उस टाइम कौन थे हम लोग का वित्त, ये मतलब पर्यावरण मंत्री, याद है किसी को? जयराम रमेश। कौन थे? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में ग्रीन जीडीपी की लाने के लिए प्रमुख भूमिका कौन निभाए थे? तो कौन है जो मंत्री, ये मंत्री खुद निभा रहे थे उस टाइम, मतलब नाम का मंत्री नहीं थे, पर्यावरण मंत्री, ये खुद निभा रहे थे। तो मंत्री का नाम क्या है पर्यावरण मंत्री का? जयराम रमेश। तो उसके कार्यकाल में भारत में पहली बार ग्रीन जीडीपी की परिकल्पना या उस पर इच्छा जाहिर की, और अंततः तो ये रिपोर्ट हम लोग का कब मिला? 2015 में। तो भारत में जीडीपी का पहली रिपोर्ट कब देखने को मिलेगा ग्रीन जीडीपी का? 2015 में। और सबसे पहले पूरे विश्व में ग्रीन रिपोर्ट कब आया था, ग्रीन जीडीपी का रिपोर्ट? 2004 चाइना। 2006 में रिपोर्ट पूछ रहा हूँ, रिपोर्ट 2006 में आया सबसे। हाँ, जबकि परिकल्पना कब आया? 2004 में। तो ग्रीन जीडीपी का मतलब ही हो रहा है कि जो अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी जो गर्मी हम लोग को मई और जून में मिलना चाहिए, मई के आसपास, वो अभी शुरुआती अप्रैल में लग रहा है कि नहीं? जमशेदपुर या जहीं पे भी आप है
लग रहा है? पहले जितना ठंडा लग रहा था, क्या अभी भी ठंडा उतना लग रहा है? नहीं लग रहा है। बारिश पहले टाइम के साथ आती थी और ठीक ठाक होती थी, अब क्या हो रहा है, अचानक आ रहा है, पूरा बारिश एक ही जगह पे होकर छूट जा रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना। देखिएगा यहाँ बारिश है, 5 किलोमीटर दूर जाके बारिश का नामो निशान नहीं है। तो ये सब क्यों हो रहा है? सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है, यही हो रहा है ना। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। तो ऐसी स्थिति में ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हम लोग को क्या ध्यान देना होगा? ग्रीन जीडीपी पर काम करना होगा। तो ग्रीन जीडीपी को काम करने होंगे तो हम लोग को पर्यावरण से संबंधित जानकारी या पर्यावरण को कम से कम नुकसान करके विकास को हम लोग देखना होगा, है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो कहीं कुछ अगर माइनिंग वगैरह करना है तो उसको देखना है कि कितना पेड़ वगैरह काटा जा रहा है। अगर उतना पेड़ काटा जा रहा है तो उसके तुलना में उतना ही पेड़ कहीं और ना कहीं लगाना पड़ेगा। ये सब अभी हम लोग का नीति में, नियम में बन चुका है। हालांकि इतना फॉलो होना नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन सब नीति में ये सब है, उल्लेख है। तो हरित जीडीपी की अवधारणा समझ में आ गया ना? अगर अभी देखा जाए, हाँ, तो दुनिया की अगर जितने जीडीपी जितनी है दुनिया की, उसका अगर 2% भी अगर हम लोग खर्च कर दें तो हमारा जो आज का जो दशाएं हैं ग्लोबल वार्मिंग, ये फिर देखने को नहीं मिलेगा। बशर्ते उसके लिए 2% 10 सेक्टर में उसको काम करना है, जैसे कि पर्यावरण के क्षेत्र में, गरीबी के क्षेत्र में। आप बोलिए गरीबी क्यों? क्या ग्लोबल वार्मिंग में गरीबी का योगदान है कि नहीं? और बाकी लोग बोलिए सही। हाँ, कैसे है बताइए? गरीबी कैसे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में काम कर रहा है? चूल्हा वगैरह से जलावन करते हाँ। ना, उससे खाना हाँ, वगैरह तो बनाते जैसे हैं। मान के चलिए कि लकड़ी वगैरह यूज करते हैं गांव घर साइड अभी भी, तो उसमें क्या होता है, उसके लिए जंगल लकड़ी को काटना पड़ता है ना, पेड़ को, क्योंकि जितना लकड़ी यूज करते हैं वो जरूरी नहीं है कि अपने से सूखा हुआ हो, है कि नहीं? जी सर। हाँ, क्या कर रहे हैं? साइलेंट म्यूट कर लीजिए। तो ऐसे में क्या होगा कि गरीबी को अगर काम करते हैं तो इसीलिए तो, और जैसे कि मान के चले गरीबी के कारण जो लकड़ी वगैरह हम लोग चूल्हा में जाल रहे हैं गांव घर में, भले गरीबी कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट उनके स्वास्थ्य पर भी तो पड़ रहा है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर फूंक रही है चूल्हा, तो उसके साथ जो कार्बन मोनोऑक्साइड या जो कार्बन डाइऑक्साइड उनका जो नाकों के तरफ जो इनहेल होगा, उससे फिर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो यही सब चीज को देखते हुए प्रधानमंत्री ने कौन सा योजना लाई? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसके तहत बेनिफिट क्या हो रहा है? एक तो पेड़ पौधों को कटाई नहीं होगा, दूसरी बात उनका जो भी वहाँ यूज करेंगे महिलाएं विशेष करके, वो लोग को विभिन्न प्रकार की रोग होने के एक स्रोत ये भी था कि वो लोग का लकड़ी यूज करते थे। और हो सका अगर बहुत ज्यादा कंजेस्टेड वाला घर है तो पूरा क्या होगा, घर में धुआं होगा कि नहीं लकड़ी का? होगा सर। और आग जला लकड़ी में कौन सा गैस उत्सर्जित करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो उसका फिर जब इनहेल किया जाएगा तो उसका फिर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा उनके बॉडी पर? पड़ेगा सर। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये लाना, ये भी एक तरीके से हम लोग को पर्यावरण के हित के लिए ये लाया गया है। समझ में आ रहा है ना? कनेक्ट कर पा रहे ना सुरेश, शैलेंद्र? जी सर। जी सर। हाँ, तो इसी टाइप से कनेक्ट करना है। बस ये कनेक्ट करने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा और कुछ नहीं। और इसलिए भी मेंस थोड़ा इजी होता है, जिसका थिंकिंग पावर जितना अच्छा होता है मेंस उसका उतना अच्छा जाता है, ठीक ना? तो इसलिए इस टाइप से इंटरलिंकिंग पावर देखना होगा। अगर हम लोग देखेंगे ग्रीन जीडीपी के बारे में, तो जितनी भी तरीके से जो रोग वगैरह हो रहे थे, डिजीज वगैरह, तो उसको हम लोग हटाने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसका जो
खर्चा कम करना है, उसके लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई? आयुष्मान भारत योजना चलाई कि नहीं? हाँ सर। हाँ, और हाँ सर। जाहिर सी बात है कि भारत जो है प्राकृतिक प्रेमी है और प्रकृति को भगवान के रूप में मानते हैं कि नहीं भारत के दो लोग। और जनरली आदिवासी समुदाय, आदिवासी मूलवासी समुदाय जनरली क्या करते हैं? प्रकृति की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं हाँ सर। सर। अभी 2-4 दिन ये आज ही है सरहुल पर्व, ये क्या है कि सखुआ पेड़ या जो भी है उसके लिए पूजा पाठ की जाती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग पर्यावरण को संरक्षण इसलिए भी मतलब एक देवता के रूप में, एक देवी के रूप में भी हम लोग मानते हैं, उसका हम लोग संरक्षण करते हैं। ये आम जनता है। सरकार खुद जितनी भी तरीके से हम लोग का मतलब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, सभी जो पर्यावरण से संबंधित है, चाहे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम हो, यूनेस्को का बाकी जो भी प्रोग्राम है, या यूएनएफसीसी हो या सीबीडी हो, तो ये सब सबसे संबंधित क्या है, भारत सब में सिग्नेचर किए हैं ताकि यहाँ पर्यावरण को बनाए रखे और हमारी जो जीडीपी है वो उसमें कम से कम पर्यावरण की नुकसान वाला जीडीपी शामिल हो। तो इसलिए ये जो टॉपिक है हम लोग को जितना हो सके आपका नॉलेज रहेगा उतना ये अच्छा रहेगा इन्वायरमेंट से संबंधित। अभी इसमें और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरे दुनिया का अगर 13 ट्रिलियन इसमें जो डॉलर है उसका अगर हम लोग यूज करेंगे तो फिर से ग्रीन अर्थ या मतलब एक हरित पृथ्वी के रूप में हम लोग देखने को मिलेगा। तो पूरे अगर वर्ल्ड का इकोनॉमी कितना है, कितना जीडीपी है पूरा विश्व का? 27.13 ट्रिलियन डॉलर कुछ इस टाइप से है। तो उसका अगर 13 ट्रिलियन अगर डॉलर अगर हम लोग यूज करेंगे तो पहले मतलब औद्योगिक क्रांति होने के पहले जैसा हम लोग का पृथ्वी था उस तरह का हम लोग सोच सकते हैं। ठीक ना, सोच सकते हैं, कंफर्म नहीं कि उतना हम लोग फिर से ग्रीनरी रहेंगे। समझ में आ रही ना? हाँ सर। हाँ सर। तो यही सब चीज है। अभी अगर देखा जाए कि पूरे पृथ्वी का 50% लोग 2% क्षेत्र में रह रहे हैं। कितने प्रतिशत क्षेत्र में रह रहे हैं? 50% लोग 2% क्षेत्रफल में रह रहे हैं। और ये 2% क्षेत्र कौन सा है? शहरी वाला क्षेत्र है। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि दुनिया के आधे लोग जो 2% शहर के रूप में उभरा है पूरे क्षेत्र का, पृथ्वी का, उसी में है। तो अगर मान के चले अगर एक क्षेत्र है, ये शहर है और इधर गांव है, सब लोग कहाँ जा रहे हैं? शहर की ओर भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं? तो यहाँ लोग कम होंगे तो यहाँ पोल्यूशन भी कम होगा। पोल्यूशन कम इसलिए होगा क्योंकि यहाँ ज्यादा शोधन नहीं करेंगे, ज्यादा यहाँ पे मतलब ज्यादा क्या होगा, रिसोर्स का ज्यादा यहाँ पे खनन नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, रिसोर्स जैसे क्या होगा, यहाँ लोगों को सूरज का रोशनी भी सही से नहीं मिलते है, इतना कंजेस्टेड घर रहता है, मलिन बस्ती रहता है। जो काम करने लोग जाते हैं वो लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होता है कि नहीं रहता है? शहरों में जो शहरों के किनारे जो मलिन बस्ती में रहते हैं वो लोग की तुलना में गांव के एक बच्चा ज्यादा हेल्दी रहते हैं कि नहीं रहते हैं, भले गांव में हो। तो इसका मतलब क्या है कि जो गांव से शहर की ओर जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, वो लोग का जो स्थिति है, दयनीय स्थिति है कि नहीं? नाले के किनारे रहना पड़ रहा है, तो नाले का जो बदबू आ रही है, नाले का जो उसमें स्मेल आएगा, उससे भी तो लोग का प्रॉब्लम होगी कि नहीं बाद में? वहां से फिर मलेरिया जैसे हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये सब क्या, ये सब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोग सब गांव से शहर की ओर जा रहे हैं और लगभग 50% पूरे दुनिया का 2% शहरी एरिया में जाकर बैठ रहे हैं। तो ये भी इसको मतलब जो क्षेत्र में असमानता है, अगर इसको हम लोग कम करें, शहर में जो सुविधाएं हैं अगर गांव में भी वही सुविधा ला दिया जाए, तो क्या लोग गांव से शहर की ओर जाएंगे? जाएंगे कि नहीं? अरे अगर जो
कैसे जाएंगे? जो सुविधाएं शहर में हो अगर गांव में लाएंगे तो फिर गांव के लोग शहर जाएंगे? गांव में लाएंगे तो हाँ, तो वही तो स्टेटमेंट है। क्या वो सूरज नहीं समझ में आया? सुविधा चाहने से नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो यही सब सरकार या यही सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी चाह रहे हैं कि जो सामाजिक या जो क्षेत्रीय स्तर पर जो असमानताएं हैं इसको भी अगर हम लोग कम करें तो भी क्या होगा, हम लोग का बहुत हद तक जो गरीबी, बेरोजगारी या भूखमरी या जो स्वास्थ्य संबंधित इश्यू देखने को मिल रहे शहरी एरिया में वो कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब जितना आपको इंटरलिंक करना है चीजों को, इतना समझ में आ गया? समझ गया। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में सतत विकास की रणनीति और नीति। यही टॉपिक है ना? जी सर। हाँ, तो भारत सरकार इस मामले में क्या क्या काम कर रही है, तो इसके लिए आप लोग जितना जैसे गरीबी, भूखमरी वगैरह जितना उससे संबंधित जो भी योजनाएं हैं, जैसे गरीबी होगा तो गरीबी को दूर करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई है? एक मनरेगा काम आएगा कि नहीं आएगा? वो गांव में ही है ना मनरेगा। हाँ सर। स्किल डेवलपमेंट काम में आएगा कि नहीं? गरीबी का मतलब रोजगार में वृद्धि। अगर रोजगार में वृद्धि हो रहा है तो अंततः तो गरीबी भी कम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। हाँ, तो मतलब रोजगार जिसमें बढ़ रहा है वो स्कीम क्या होगा? गरीबी के कम करने के लिए वो होगा कि नहीं? होगा सर। हाँ, तो स्किल डेवलपमेंट वगैरह काम करना होगा भारत सरकार को। भारत सरकार में ये सब काम करने के लिए अभी कौन सा आयोग ज्यादा या कौन सा संस्थान सबसे ज्यादा काम कर रही है? नीति आयोग कर रही कि नहीं? जी सर। हाँ, तो इसी क्रम में अगर भारत के बारे में अगर देखा जाए, भारत के विकास के लिए, और चूंकि ये सतत विकास है, सतत विकास है तो मतलब पर्यावरण पर भी इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। तो इसी क्रम में भारत सरकार ने 2010 में कौन सा एक इंस्टीट्यूट का गठन किया है? ग्रीन ट्रिब्यूनल गठन किया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010, याद है किसी को? नहीं याद है? आप लोग लगता है ईवीएस भी अच्छा से नहीं पढ़े होंगे। क्या करते हैं जी? उसके बाद अगर 2006 में देखा जाए तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब आया? ये 2006 में। फिर आता है राष्ट्रीय नेशनल, क्या है? नेशनल हरित न्यायाधिकरण, हरित न्यायाधिकरण, ये 2010 में। ये तो पर्यावरण से संबंधित है 2006, इसको नहीं समझाने से भी होगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये जैसे कि कोई कंपनी बैठ रहा है, ठीक ना? कंपनी बैठ रहे तो उस कंपनी ने जो क्षेत्र को ये बनाएगा, कंपनी बैठाएंगे तो वहाँ जितना पेड़ पौधा कटेगा या जितना जो इन्वायरमेंट पर नुकसान होगा उस पर ये कौन जुर्माना लगाएगा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी। कोई नगर पालिकाएं हैं जो सही तरीके से अपना जो कचरा है उसको सही से मैनेजमेंट नहीं कर रहा है तो उस पर जुर्माना कौन लगाएंगे? एनजीटी। तो ये सब उसके लिए एनजीटी है। एनजीटी की फिर इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है और इसका 4 अन्य क्षेत्र है, ठीक ना? वो सब भी याद रखना है। तो भारत सरकार विशेष करके सतत विकास करने के लिए एनएपीसीसी क्या है? एनएपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? एनएपीसी, नेशनल फूड नेशनल एक्शन, हाँ नेशनल, पॉल्यूशन कंट्रोल, हाँ तो नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, हाँ ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसके तहत ये कितनी योजनाएं लाई गई है? 8 योजनाएं। तो 8 योजना हमारे
सतत विकास के लिए इंपॉर्टेंस है। तो 8 योजना कौन कौन सी है? राष्ट्रीय सौर मिशन, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत अधिवास पर राष्ट्रीय अभियान, राष्ट्रीय जल अभियान, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय अभियान। तो इससे संबंधित टोटल 8 योजना है। इसका मैं फोटो भेज दूंगा, ठीक है ना। स्पर्धा में ये सब नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो ये सब पूरा नोट डाउन करना है। तो अब हम लोग का ये टॉपिक भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इसी में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है अंतिम रूप से उसको याद रखना है। कितना गोल है उसमें? सर इसका 8 योजना का फोटो भेज दीजिएगा। ठीक ठीक ठीक। कितना है सस्टेन एसडीजी में? 17 गोल है। कब से कब चल रहा है? 2015 से लेकर 2030। एजेंडा कब तक ये इसको प्राप्त करना है? जो गोल है हम लोग का 17 गोल को कब तक? और इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत सरकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या 30 है 30 है। क्वेश्चन ये बनेगा 27 है सर। क्या क्या 27 है? क्या 27 है जी? सर सस्टेनेबल 27 है कि 30 है? 30 है। 15 साल का प्लानिंग है। 27 की 30। 15 साल का प्लानिंग है 2015 से 2030। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत सरकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को समय पर प्राप्ति करने हेतु कौन कौन सी योजनाएं चला रही है। तो ऐसे तो कोई योजना ही नहीं होगा, लेकिन इसका जो 17 जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे तब समझ में आएगी कौन कौन सा संबंधित, मतलब कौन कौन सा पॉइंट पे कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, ठीक ना। तो उसको लिंक कर पाइएगा ना। जैसे कि पहला है आपका गरीबी, तो गरीबी से संबंधित जो योजना है वो लिखना है। भूखमरी या फिर खाद्य सुरक्षा, तो इसमें कौन कौन सा होगा? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, मिड डे मील, ICDS, मुख्यमंत्री दाल भात योजना। तो इस टाइप से होगा। तीसरा में क्या है? तीसरा गोल में क्या बताइए कोई? सभी आयु के लिए स्वास्थ्य है। तो स्वास्थ्य से संबंधित कौन सा होगा हम लोग का? आयुष्मान भारत। चौथा में क्या है? समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा सुनिश्चित बोल रहा है, तो सर्व शिक्षा अभियान हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं? पांचवा में क्या है? लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना। तो इसके लिए जो योजनाएं चल रही है, जैसे झारखंड सरकार की तेजस्विनी योजना है, मुद्रा योजना के तहत चल रही है, और स्ट्राइक और कुछ और एक दो योजना है भारत सरकार की, वो महिलाओं से संबंधित है। सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत, ये महाराज म्यूट कीजिएगा। स्वच्छता, तो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है ना। ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो अभी ऊर्जा नीति है, उसमें सौर ऊर्जा वगैरह को और प्रोत्साहित किया जा रहा है, हाइड्रोल पावर परमाणु ऊर्जा को और प्रोत्साहित किया जा रहा है। 8वां में आ रहा है निरंतर समावेशी आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार, बेहतर कार्य, तो रोजगार से संबंधित है तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये सब देखने को मिलेगा। 9 नंबर में है कि सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा, तो औद्योगिकरण के लिए स्टार्टअप नीति लाई जा गई है, जिसमें गांव घर में भी छोटे छोटे, मतलब गांव घर में छोटे पूंजी वाले, कम पूंजी वाले स्टार्टअप ले सकते हैं। 10वां में है कि देश के मध्य और देश के भीतर, मतलब देशों के मध्य मतलब दूसरे देशों के साथ और अपने देश के अंदर में भी भीतर असमानता को कम करना है। तो असमानता को कम करना मतलब गरीबी और बेरोजगारी के बीच में जो खाई है उसको कम करना होगा। तो इसका मतलब है या तो अमीरी को दबाना है या गरीबी को उठाना है। तो दबाएंगे कि उठाएंगे? गरीबी लोग को उठाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे कि गरीब लोगों को पहले जितना काम करते थे उनसे ज्यादा उनका हेल्थ इशू होता था, उनको हेल्थ में पैसा लगता था। अब क्या हुआ, आयुष्मान भारत के तहत वो पैसा नहीं लग जा रहा है।
खाने पीने के लिए कोई अगर काम बाहर में कर रहा है तो उसको अनाज खरीदने में आधा पैसा जाता था, तो उसके लिए क्या कर दिया गया, वन नेशन वन राशन कार्ड। और बाकी और अगर उनको फिर कोई जोखिम लेना चाहते हैं तो रिस्क लेना चाहते हैं तो मुद्रा योजना के तहत उसको बेनिफिट मिलेगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत उनको मिलेगा, स्टार्टअप भी यहाँ आ जाएगा। मानवीय बस्ती का निर्माण, टिकाऊ शहर, तो इसके लिए सस्टेनेबल या स्मार्ट सिटी का प्लान बनाया जा रहा है। स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुरक्षित करना, तो इसमें जो फूड चेन है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। आज अगर भारत अगर कोरोना से तुरंत जल्दी उसको रिकवरी कर पाया तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो सप्लाई चेन है वो व्यवस्थित तरीके से है, तभी तो हो पाया ना। 125 करोड़ लोगों के बीच अगर हम लोग वैक्सीनेशन करा पाए तो इसका एक कारण क्या था कि हम लोग गांव गांव से घर घर तक हम लोग आंगनबाड़ी के माध्यम से हम लोग पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। तो ये भारत की वो संरचना है जहां प्राचीन मतलब जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से ये योजना मतलब इसको पकड़ के रखा है, दिल्ली से लेकर एक गांव घर तक। उसी माध्यम में हम लोग वैक्सीनेशन को हम लोग कंप्लीट कराए ना, आंगनबाड़ी में वहां जाकर सहिया केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, ऐसा ही किए है ना। फिर आ रहा है जलवायु परिवर्तन से संबंधित, तो जलवायु परिवर्तन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी जो थर्मल पावर है उसको कम करके हम लोग पन बिजली, सोलर पावर। अभी इंडियन रेलवे भी 2035 या 37 तक बोल रहे हैं कि हम लोग पूरी तरीके से ग्रीन एनर्जी में हम लोग रनिंग करेंगे। ये सरकार अपने तरफ से रेलवे मिनिस्ट्री ने दिया है। उसी टाइप से आपका पारिस्थितिकी प्रणाली, तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइगर प्रोजेक्ट चला रहे हैं, एलिफेंट प्रोजेक्ट चला रहे हैं, हम लोग नामीबिया से चीता ला रहे हैं ताकि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको हम लोग क्या करें, बैलेंस बना के रखें। उसके बाद क्या है, 16 नंबर में शांतिपूर्ण और समावेशी समितियां जवाबदेही, तो इसके में जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो लोग को बना के रख रहे हैं कि वो लोग काम करें। और 17वां में अंततः क्या है, वैश्विक भागीदारी, तो सभी के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का जो G20 अभी समिट हो रहा है भारत, तो सभी देशों को इसमें शामिल करने के लिए प्रयास किए कि नहीं। हाँ सर। पूरे अफ्रीका में एक भी देश G20 में शामिल नहीं था। अब G20 में हम लोग शामिल किए कि नहीं अफ्रीकन कंट्रीज को। पहले G20 था, अब G21 हो गया है कि नहीं। तो क्या भारत वैश्विक रूप से भी तो सबको एक साथ लेके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर यूक्रेन में कुछ घटनाएं घट रही है, सूडान में कुछ घटनाएं घट रही, तो भारत वहां जाकर सहयोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग वैश्विक भागीदारी में सपोर्टिव है हम लोग है। तो क्या होगा, हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 17 को भी हम लोग क्या नजरअंदाज किए हैं क्या। नहीं। अगर अंतरिक्ष के मामले में देखा जाए तो जो छोटे छोटे देश है जो अपने सैटेलाइट नहीं भेज सकते हैं, उसका हम लोग सैटेलाइट भेज दे रहे हैं, कम खर्चा में भेज रहे हैं कि नहीं। जी सर। हाँ, तो ये सब क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने के लिए भारत तत्पर है कि नहीं। इतना सब मिलाकर आप बोल सकते हैं कि नहीं। उपरोक्त योजना और उपरोक्त नीति के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत SDG नंबर 1 से लेकर 17 तक किसी न किसी प्रकार में प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। बोल सकते कि नहीं। अगर इतना सारा अगर हम लोग पॉइंट लिखे तो क्या नंबर छांटने का कोई चांस रहेगा, गुंजाइश रहेगी। नहीं। तो हम लोग कोई सभी योजना को एक साथ नहीं लाएंगे, क्या करेंगे, पहले SDG 1 लिख देंगे। SDG 01 किससे संबंधित है, गरीबी से संबंधित। अब आगे लिखने गरीबी से संबंधित भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, फिर यो योजना के नाम लिखना है। फिर भूखमरी और खाद्य सुरक्षा, उसमें लिखना है भूखमरी और खाद्य सुरक्षा से संबंधित भारत सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही जो निम्नलिखित है। तो इस टाइप से लिखेंगे तो क्या नंबर कहीं छाटने के चांस रहेगा। कोई टीचर अगर इन्वायरमेंट का टीचर नहीं भी रहेगा तो भी वो सोचेगा कि लड़का या लड़की मेहनत किए हैं,
समझ में आ रही है ना नंबर कैसे बढ़ाना है। हाँ सर। और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो जेपीएससी का पेपर में आप देखिएगा, जनरली पेपर 5 में नंबर कम आता है, और पेपर नंबर में 5 कम आता है, और पेपर नंबर में हम लोग सबसे ज्यादा नंबरिंग ला सकते हैं, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि इतना अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो नंबर आराम से आ जाएगा। मेरा तो नंबर तो आएगा सर, आप जैसे बता रहे हैं ना सर। हाँ तो सर, आप जैसे बता रहे हैं ना, हाँ हाँ उस हिसाब से तो नंबर लग रहा सर आएगा। आएगा आएगा बिल्कुल आएगा। मेरा जितना भी जीएस है, सभी जीएस में सबसे ज्यादा मेरा नंबर इसी में है, पेपर 5 में। तो क्या है, बस हम लोग को समझना है कि कैसे लिखना है, तो समझ में आ रहा है कि किस टाइप से लिखते चलना है। और अब देखिए हम लोग को पूछा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। अब निष्कर्ष में या शुरुआत, निष्कर्ष में तो हम लोग का ठीक है, शुरुआत जब भूमिका बनाएंगे ना, तो भूमिका क्या भले एसडीजी का है, लेकिन हम लोग इसको भूमिका बनाएंगे 2002 वाला प्रोग्राम से। 2000 से 2015 में एक प्रोग्राम चल रहा था और उसका नाम था, एक मिनट, किसी को नाम पता है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सहस्रवादी विकास लक्ष्य। कौन सा था? सहस्रवादी। सर हाँ ये सब का थोड़ा थोड़ा भेज दीजिएगा ना, हम लोग के पास है नहीं सर, मेरे पास तो है नहीं। ठीक ठीक, इसको भेज दे रहा हूँ, क्योंकि ये स्पर्धा से नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, ये क्विक बुक से पढ़ा रहा हूँ। सर क्विक बुक्स में दिया हुआ है सर, हाँ जी, वो जो पर्यावरण वाला बोल रहे हैं सर। हाँ ये तो हम लोग जब भी एसडीजी के क्वेश्चन पकड़ेंगे, शुरुआत कहाँ से, भूमिका कहाँ से बनाएंगे कि एसडीजी से पहले सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य 2000 से लेकर 2015 तक लाया गया था, और इसी का दूसरा रूप हम लोग एसडीजी 01 एसडीजी के रूप में जानते हैं। तो यहाँ जो गोल सेट किया गया था, और यहीं से होता है हम लोग का 2015 से लेकर 2030 तक एसडीजी। तो पहले क्या था हम लोग का, एमडीजी था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और उसके बाद क्या हुआ, एसडीजी। तो हम लोग क्या किए, इसके पहले वाले को भी हम लोग लिंक किए कि नहीं किए? किए सर। अब बताइए नंबर क्यों नहीं देगा? थोड़ा सा लिखेंगे सर। हाँ अब बताइए नंबर कहाँ काटेगा? देगा सर। तो इसलिए अगर हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे तो नंबर आराम से 65% ले आएंगे मेंस में, जो हाईएस्ट नंबर जाता है 65 से 70, वो लगभग हाईएस्ट नंबर माना जाता है। उससे ज्यादा कुछ भी करिए, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो अगर हम लोग 20 में 18 19 20 अगर मान के चलिए, 20 क्वेश्चन में अगर हम लोग 19 20 क्वेश्चन को अगर हम लोग इधर सही कर लेते हैं और इधर इस लेवल का आंसर राइटिंग करेंगे, तो क्या 145 नंबर नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं सर। हाँ, तो इस टाइप से जो नोट्स वगैरह जो हम लोग को मिलेगा, ये ज्यादा इधर उधर शेयर नहीं करने का, ठीक है ना। अभी थोड़ा यहाँ हम लोग को भी ये करना है, ठीक है ना। हाँ तो समझ में आ गया ना? सुरेश सुरेश समझ में आ रहा है ना? जी सर। अभी एक बार समझ लीजिए, उसके बाद जब भी आंसर राइटिंग कीजिएगा ना, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो समझा रहा हूँ यही कॉन्सेप्ट कम आएगा, तो इसलिए जो पढ़ रहे हैं उसको जबरदस्त तरीके से पढ़िए। भले आपको इस क्लास के बाद पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, वो अलग बात है, लेकिन अगर यहाँ 2 घंटा 2.5 घंटा 1.5 घंटा जितना भी टाइम दे रहे हो, पूरा फोकस है, तो आपका आराम से हो जाएगा। क्योंकि मेंस जो है वो कॉन्सेप्चुअली टॉपिक रहता है, कॉन्सेप्चुअली समझना होता है। यहाँ कहीं कुछ याद रखने का कुछ लगा आपको? ये सिर्फ 15 साल का था, ये 15 साल का, सिर्फ 2 ही पॉइंट आया है। 1987 में ब्रॉडलैंड रिपोर्ट आया जिसमें हमारा साझा भविष्य लिखा हुआ है, और कहीं कुछ था फैक्चुअल? नहीं सर। नहीं, बीच में बस 17 गोल फैक्चुअल है, तो इसको डेली एक एक बार देखते रहना है। अब बताइए कौन सा आपको मेंस में इसका टॉपिक हार्ड लग रहा है? और अगर जब मेंस आपका इस लेवल पर तैयारी रहेगा, तो लास्ट का 2 महीना दे देना है, जब पीटी का टाइम आएगा। 2 महीना काफी होता है जेपीएससी पीटी निकालने के लिए। अभी से बस झारखंड को पढ़ते चलिए, समझे? जी सर। हाँ, ओके सर। तो इस तरीके से हम लोग का ये वाला चैप्टर क्या, ठीक होता है। हाँ,
तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक ना? आज थोड़ा ज्यादा नहीं पढ़ाते, टाइम बच रहा है क्या फिर भी? और नहीं सर, रहने दीजिए, 5 पे बज गए। 5 बज गए ना, तो आज इतना रखते हैं, ठीक ना? सही लग टाइम पे कम से कम बोल रहा हूँ ना कि पेपर 5 और पेपर 6 में करा दूंगा पूरी तरीके से, क्योंकि यही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आप लोग को लगेगा। बाकी पेपर 4 हाँ सर, यही हाँ। डिफिकल्ट लग रहा सर। हाँ। अभी इकोनॉमिक्स तो ठीक लगने लगा है सर। हाँ, तो बाकी भी ठीक हो जाएगा। तो जैसे बाकी जो पेपर 3 है, 3 लगभग आप लोग सबको पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है वो। हाँ ठीक है सर, थ्री में मेरे को दिक्कत नहीं लग रहा। हाँ। 5 में भी अभी दिक्कत नहीं लग रहा। पॉलिटी अभी उतना अच्छा से चालू नहीं किया है, हाँ। और 6 भी चालू नहीं किया है। और हाँ, तो- पेपर 2 मेरा कुछ पढ़ा हूँ सर। अच्छा, जैसे पेपर 4 में जो सुशासन और मानवाधिकार और आपदा प्रबंधन, ये 4 टॉपिक है, इसको मैं करा दूंगा, ठीक ना? जो मतलब आप लोग जीएस नहीं पढ़ रहे हैं उसको मैं करा दूंगा, मतलब पेपर 4 का सिलेक्टिव पढ़ा दूंगा, और पेपर 5 का पूरा और पेपर 6 का भी पूरा रहेगा, ठीक? हाँ सर, आपसे हाँ, सर। रिक्वेस्ट है सर, सर आपसे रिक्वेस्ट है सर, एक दिन भी गैप मत करिएगा सर। एक दिन करेंगे सर। नहीं सर, मत करिएगा सर। गैप करिएगा ना तो थोड़ा सा फ्लो गड़बड़ा जाता है। कोई नहीं, फॉलो गड़बड़ाना